सभी को नमस्कार। आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण बिंदु वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वैगनर ने सन 1922 में प्रथम बार जर्मन भाषा में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सन 1914 में उन्होंने आंग्ल भाषा में अपनी पुस्तक का द्वितीय संस्करण निकाला और विश्व के समक्ष महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को रखा। उन्होंने एंटार्कटिका महाद्वीप पर कोयले के भंडार, राजस्थान का वर्तमान मरुस्थल, दक्षिणी भारत में हिमयुगीन चिन्ह, दक्षिण के 3 महाद्वीपों पर ग्लोप्सेटेराइज वनस्पति, मर्सूपियाज, एंटार्कटिका के विशाल बर्फीले मैदान पर विलुप्त सारस प्राणी के अवशेष आदि देखकर परिणाम निकाला कि प्रागैतिहासिक काल में, प्लेस्टोसीन काल में महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। कालांतर में इन महाद्वीपों में प्रवाह हुआ, वे विस्थापित हुए और वर्तमान परिस्थिति में आए। जर्मन मौसम विशेषज्ञ वैगनर और उसके अनुयायियों ने इस परिणाम तक पहुंचने के लिए जिन दिशाओं में अध्ययन किया, वे अध्ययन की प्रक्रियाएं इस प्रकार रही। पहला, विशाल प्रारंभिक महाद्वीप। दूसरा, विशाल महाद्वीपों का विखंडन एवं उनका प्रवाह। तीसरा, महाद्वीपों के तैरने की गति यानी फिसलने की गति। चौथा, उनके फिसलने की दिशा। पांचवा, उनकी सीमा रेखाएं। छठा, ध्रुव की परिवर्तनशील स्थिति। सातवां, विषुवत रेखा की परिवर्तनशील स्थिति। सातवां, प्रवाह के लिए उत्तरदायी शक्तियाँ। आठवां, महाद्वीपों की वर्तमान स्थितियाँ। नौवां, महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति। 10वां, भूगर्भिक पर्वत श्रेणियों का विस्तार। 11वां, चुंबकीय जल क्षेत्रों की पुरानी दिशाएं। 12वां, भूगर्भीय संरचनाओं में समानताएं। और लास्ट, महाद्वीपों के प्रवाह की पुष्टि के प्रमाण। चूँकि हमारे पाठ्यक्रम में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसलिए हम उसमें से जो हमारे पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक है और जो इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हीं पर ही हम चर्चा करेंगे। उपर्युक्त परिवर्तन दोनों कारणों में से एक कारण से संभव हुआ। पहला माना गया, महाद्वीपों पर जलवायु का परिवर्तन हुआ या होना। दूसरा, महाद्वीपों की स्थिति में परिवर्तन होना। इसके लिए कुछ संकल्पनात्मक तथ्य सामने रखे, वह मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला, विशाल प्रारंभिक महाद्वीप। वैगनर ने प्रथम विकल्प का सहारा अवश्य लिया, किंतु उसके आधार पर द्वितीय विकल्प ही था। इस उपयुक्त सभी सूत्रों का अध्ययन कई वर्षों तक करने के बाद वैगनर ने यह परिणाम निकाला कि आज से लगभग 23 करोड़ वर्ष पूर्व, 23 करोड़ ईयर्स पूर्व, कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। पृथ्वी पर केवल एक ही विशाल महाद्वीप था। यह स्पष्ट है कि महासागर भी केवल एक ही था। विशाल महाद्वीप यह सियाल निर्मित महान भूखंड था, जिसका नाम वैगनर ने पेंजिया रखा, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया के समय में दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से सटा हुआ था और अमेरिका का पूर्वी समुद्री तट उत्तरी अफ्रीका के भूखंड से चिपका हुआ था। भारत दक्षिणी अफ्रीका और एंटार्कटिका के बीच में दबा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया एंटार्कटिका महाद्वीप का एक भाग था। वैगनर के अनुसार यह महाद्वीप पृथ्वी के किनारे पर 60 डिग्री पश्चिम देशांतर से 120 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित था। यह स्थिति आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व थी। उस समय कुछ पौधे उगाए थे, कुछ कीट पतंग गुनगुनाने लगे थे, कुछ उरक और
जो है जल और थल दोनों में ही विचरण करने लगे थे। ये था उसका प्रारंभिक महाद्वीप। दूसरा, विभाजन और प्रवाह। पेंजिया महाद्वीप की आयु अधिक नहीं रही। कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध में उसका विखंडन प्रारंभ हो गया। 50 लाख वर्ष बीतते बीतते वह टुकड़ों में बंट गया। सबसे पहले वह 2 बड़े भागों में बंटा। उत्तर में लॉरेंशिया, अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। लॉरेंशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया सम्मिलित थे। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका था। ये दोनों भाग एक दूसरे में टैथिस महासागर द्वारा अलग होते थे। इस समय में महाद्वीपों के मध्य धंसे हुए भाग में से कई छोटे बड़े छिछले समुद्र थे जो कालांतर में समाप्त हो गए या पीछे हट गए या विलीन हो गए। अब से करीब 13 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले के आसपास जुरेसिक काल, हमने सुना भी होगा, पिक्चर भी देखी होगी, द जुरेसिक पार्क। तो जुरेसिक कालखंड में जब विशाल डायनासोरों का काल था, उस समय में 2 विशाल वर्णित भूभाग छोटे भागों में और विभाजित हो गए। उस समय में उत्तरी दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। इसी के फलस्वरूप मध्य का भाग अंध महासागर के रूप में सामने आया। इतना ही नहीं, वरन इस काल में एंटार्कटिका महाद्वीप भी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से अलग होने लगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया का भी अलग अस्तित्व प्रारंभ हुआ। आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व इयोसीन युग में महाद्वीप और आगे फिसले तथा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का अलग अलग अस्तित्व हो गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्कटिका, ग्रीनलैंड आदि भी अलग अलग होने लगे। हिंद महासागर भी अफ्रीका और भारत के दक्षिण में हिलोरे मारने लगा। कालांतर में महाद्वीप उत्तर और पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए और अंत में आज की स्थिति में पहुंच गए। वैगनर महोदय ने प्लीस्टोसीन युग के पूर्वार्ध का मानचित्र तैयार किया था, जो महाद्वीपों की आज से करीब 7 लाख वर्ष पूर्व की स्थिति को बताता है। उस समय में मनुष्य वनमानुष के रूप में पृथ्वी पर विकसित या अवतरित हो चुका था। जीव जंतु मात्र, प्राणी मात्र भी विभिन्न रूपों में आ चुके थे। वैगनर ने बताया कि महाद्वीप सियाल निर्मित होने के कारण महासागरीय पेंदे पर सीमा से निर्मित है और तैर रहे थे। वैगनर के अनुसार महाद्वीपों के तैरने की जो गति है वह भूगर्भिक वैज्ञानिक वैगनर ने सभी महाद्वीप कम या अधिक गति के साथ खिसकते रहे। इनकी अधिकतम गति प्रति वर्ष 4 इंच या लगभग 10 सेंटीमीटर, ऐसा उन्होंने आकलन किया। इस आधार पर ग्रीनलैंड अभी भी इस गति से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है। प्रवाहित महाद्वीपों में यह प्रवाह क्यों हुआ? वैगनर का मत है कि महाद्वीप और महासागर 8 किलोमीटर मोटी सियाल परत पर सवार हैं और यह परत पृथ्वी के गर्म भूकोड पर तैर रही है। महाद्वीपों और महासागरों के फिसलने का यही कारण है। इनकी दिशा तत्कालीन ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा की ओर 2 प्रकार के इन्होंने डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपों का जो फिसलने की दिशा थी उसको उन्होंने अलग अलग मानचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। वह मैं चित्र आपके जानकारी के लिए यहाँ साथ में दे रहा हूँ। महाद्वीपों की सीमा रेखाएं। वैगनर महोदय ने पृथ्वी पर 4 महासागरों, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर और 7 महाद्वीपों एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एंटार्कटिका की वर्तमान सीमा रेखाओं को अतीत की सीमा रेखाओं से अपने मानचित्रों द्वारा अलग अलग बताया। ये सीमाएं बदलती हुई है क्योंकि महाद्वीप अभी भी खसक रहे हैं। ध्रुवों की परिवर्तनशील स्थिति। वैगनर महोदय ने कोपेन के सहयोग से हिमयुगीन, शुष्क और आर्द्र अवस्थाओं के आधार पर ध्रुवों की बदलती हुई स्थिति पर भी विचार और प्रकाश डाला। विषुवत रेखा की बदलती स्थिति। उपयुक्त विश्लेषण से ध्रुवों की स्थिति युग युग में बदलती रही है। उसी के अनुसार उन्होंने विषुवत रेखा की स्थिति को भी बदलते हुए बताया। कार्बोनिफेरस में भूमध्य रेखा की जो लंबाई है या स्थिति है वह 2 स्थानों पर आज के ग्लोब में हर्सिनियन, जहाँ पर्वतमालाएं हैं,
चित्र में इसे बताया गया है। विषुवत रेखा की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को उन्होंने बताया है। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि लॉरेंशिया का अधिकांश भाग अधिकतर समय में उष्णकटिबंध में रहा और फार्मोसा के टिंगिंगमा में ने वैगनर का समर्थन करते हुए भूमध्य रेखा को यूरोप और उत्तरी अमेरिका में एशिया में बताया। ये महाद्वीप लगभग 36 करोड़ वर्ष पूर्व तक अपनी इस यथावत स्थिति में रहे और भूमध्य रेखा आज के समान बाद के कालखंड में आई। उत्तरदायी शक्तियाँ। वैगनर महोदय की इस महाद्वीपीय विस्थापन में जब चर्चा होती है तो दो प्रकार की बातें आती हैं कि ये महाद्वीप क्यों विस्थापित हुए। उसमें से पहला, महाद्वीपों का प्रवाह दो दिशाओं में हुआ, पहला ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। प्रथम जो दिशा है उसमें पृथ्वी के विषुवत रेखीय उभार द्वारा लगी हुई गुरुत्वाकर्षण शक्ति को इन्होंने इसके लिए जिम्मेदार माना। दूसरा, केंद्र से बाहर की ओर यानी परिभ्रमण शक्ति, जो पृथ्वी अपने धुरी पर अक्ष पर घूम रही थी, उसकी वजह से कुछ जो बल मिला उससे प्रवाह हुए। दूसरा, पश्चिमोत्तर प्रवाह सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित ज्वारीय शक्ति के द्वारा भी उसमें परिवर्तन हुआ। महाद्वीपों की वर्तमान स्थितियाँ। वैगनर महोदय ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रारंभिक बिंदु कार्बोनिफेरस युग को माना, जिस युग से पूर्व में पेंजिया अविभाजित था। इयोसीन युग में सियाल निर्मित महाद्वीप दो पूर्वी और पश्चिमी भागों में बटे, फिर उसमें कार्बोनिफेरस में और विभाजन हुआ। इस प्रकार इसमें अलग अलग विखंडन होकर इसका निर्माण हुआ। इसके संबंध में जो उन्होंने प्रमाण और पुष्टियाँ दी है उसका विवरण भी मैं आपके समक्ष देना चाहूँगा। महाद्वीपों के प्रवाह की पुष्टि में प्रमाण। वैगनर ने और उसके अनुयायियों ने महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष में जो प्रमाण प्रस्तुत किए उनमें पहला था भौगोलिक प्रमाण। अंध महासागर की उत्पत्ति महाद्वीपों के पश्चिमी प्रवाह के प्रतिफल हुई है और उसमें उन्होंने ये माना कि जिग्सा फिट, जिस तरीके से डाल से हटाया हुआ टुकड़ा वापस जोड़ा जा सकता है, उसके लिए उन्होंने जो है कुछ प्रमाण दिए। यानी ब्राज़ील तट अफ्रीका के गिनी तट से सटाया जा सकता है। अंध महासागर के दोनों किनारों पर प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन दोनों युगों की पहाड़ी श्रेणियां पाई जाती है। तीसरा प्रमाण उन्होंने दिया, परमो कार्बोनिफेरस युगों में हिमनदों के कार्यों के अवशेष दोनों तरफ पाए जाते हैं। चौथा प्रमाण, ब्राज़ील में साओ पोलो के पास, अफ्रीका में केप टाउन के पास बर्फ़ की गति के चिन्ह पाए गए हैं। पांचवां, दोनों महाद्वीपों के किनारे में मरुस्थलों में बेसाल्ट का भारी जमाव है, जिसमें पराना बेसिन आ गया जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर में बेसाल्ट में फैला है। दक्षिणी अफ्रीका में कारू का बेसिन आ गया। बाहिया ब्लैंका यानी दक्षिणी अमेरिका, जूरवर्ग, उटह, दक्षिणी अफ्रीका में ज्वालामुखी क्रियाओं में भी समानता है। अफ्रीका के लुआंडा और अंगोला क्षेत्र में, ब्राज़ील के बाहिया क्षेत्र में जोरेसिक काल के समुद्री निक्षेप दोनों तरफ पाए जाते हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अंध महासागर में फेरिस्कन काल में जो मोड़ पड़े हैं वे मोड़ भी दिखाई देते हैं। उत्तरी ग्रीनलैंड और स्पिट्ज़बर्जन में उपलब्ध जमाओं पर उन्होंने केप फेयरवेल, जो यूरोप और लैब्राडोर में प्री कैम्ब्रियन युग की आंतरिक आग्नेय चट्टानों में अद्भुत समानता है। ये उन्होंने कुछ भौगोलिक प्रमाण प्रस्तुत किए। दूसरे थे भूगर्भिक प्रमाण। ग्रीनलैंड और कनाडा के आर्कटिक द्वीपों में पैलियोजोइक काल के मूंगे की दीवारें पाई जाती है। मूंगा यानी कोरल। यह पेटी अब खसक कर वर्तमान में उष्ण कटिबंध में आ गई है। इसी तरह से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में नमक के निक्षेप पर्मियन युग के हैं, जो इस बात का द्योतक है कि वहाँ की तत्कालीन जलवायु गर्म और शुष्क रही होगी। ठीक इसी तरह से विभिन्न निर्माणकारी हलचलों से बने पर्वत यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में मिलते हैं। उनसे भी वैगनर महोदय ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि महाद्वीप जुड़े रहें। अंध महासागर के दोनों किनारों पर एक ही प्रकार की आग्नेयी परतदार चट्टानें मिलती है। सोना, हीरा ब्राज़ील, अफ्रीका, अरब, भारत और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये बताता है कि ये महाद्वीप परस्पर जुड़े रहे हैं। बड़ी बड़ी दरारें जिनमें सैकड़ों किलोमीटर प्रवाह होता है, ये प्रवाह के प्रमाण हैं। महान दरार घाटी जो मृत सागर से चलकर अफ्रीका में न्यासालैंड तक फैली हुई है,
एक विशिष्ट भू आकार बताता है कि महाद्वीप टुकड़ों में विखंडित हुए हैं। विश्व के अधिकांश भूकंप क्षेत्र अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टुकड़ों के इर्द गिर्द ही है। ये भाग कठोर थे, जुड़े हुए थे, परंतु वर्तमान में कमजोर क्षेत्र में आते हैं। फिर अगला इनका था जीव विज्ञान संबंधी प्रमाण। नॉर्वे और स्वीडन में एक लेमिंग नामक जंतु होता है। हर 15 वर्ष बाद वे पश्चिम की ओर प्रवास करते हैं और प्रवास करते समय उनके मार्ग में जब समुद्र आता है, वे उनकी पैतृक स्वभाव के कारण वे समुद्र में डूबकर अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। तो यह प्रमाण बताता है कि आज के जो लेमिंग है उनके बाप दादा यानी उनके पूर्वज कभी भी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाते रहे होंगे। भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर भी, भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर भी बताया कि जो ग्रीनलैंड है वह 20 फीट प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर खिसक रहा है। इसी तरह से उन्होंने कुछ वनस्पति के प्रमाण जुटाए और ग्लोप्सोटोरस वनस्पति के आधार पर जो हिमानी के जो प्रभाव है, हिमानीकृत भू आकारों जो है ब्राज़ील, फॉकलैंड द्वीप, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये बताते हैं कि कभी भी ये क्षेत्र जहाँ पर हिमनद रहे होंगे। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर एविडेंस पेडियोलॉजी, उसमें ग्लोप्सोटोरस वनस्पति जिसका जिक्र आया है, वह ग्लोप्सोटोरस वनस्पति आज भी बहुत स्थानों पर मिलती है और ये स्थान आज की तारीख में भिन्न भिन्न है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, प्रायद्वीप भारत। तो ये बताता है कि ये जो वनस्पति है वो प्राचीन काल में एक साथ फैली हुई थी। भारतवर्ष में सिंहभूम, मयूरगंज, दक्षिण अफ्रीका में, ब्राज़ील में जो लोहे के भंडार है उनकी आयु 2 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसी तरह से सोने की खदानें हैं, उनकी आयु भी इतनी ही है। ये सब खदानें एक साथ एक तरीके से उपलब्ध होना भी बताता है कि ये जो है वो इनमें साम्यता रही है। इस प्रकार प्रोफेसर वैगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए, परंतु कुछ विद्वान प्रोफेसर वैगनर के इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना करते हैं और उस आलोचना में 2-3 चीज़ बताई जाती है। पहला है कि जब आप जिग्सा फिट या महाद्वीपों को जोड़ने की बात कहते हैं तो उनमें गिनी तट और अफ्रीका के तट में जोड़ते समय 15 डिग्री का अंतर रह जाता है। इसके बारे में वैगनर स्पष्ट नहीं कर पाते। दूसरा, जो शक्तियाँ बताई है महाद्वीपों के विखंडन और प्रवाह के लिए, उनका जो है पावर है, उनकी जो शक्ति है वह पर्याप्त नहीं है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भागों को एक जगह से दूसरी जगह पर घुमा दे या उनमें विखंडन कर दे। पेंजिया के टूटने की अवधि और पेंजिया के टूटने की दिशा के बारे में भी प्रोफेसर वैगनर बहुत कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इनकी आलोचनाओं के बावजूद भी वैगनर के सिद्धांत का अपना एक महत्व है। वैगनर ने इस सिद्धांत के माध्यम से संसार की पर्वत श्रृंखलाओं और भूगणितीय परिमाणों के आधार पर स्पष्ट रूप में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वैगनर के इस सिद्धांत के बाद ही प्लेट टेक्टोनिक्स यानी भू जो है विवर्तनिक सिद्धांत हम लोगों के सामने निकल कर आया। जलवायु के पूरा जलवायु के सिद्धांतों के आधार पर यह जो प्रमाण है ये प्रमाण अद्वितीय है। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में भी प्रोफेसर वैगनर का यह सिद्धांत बहुत कुछ संतोषजनक हमें जानकारी प्रदान करता है। तो ये महत्वपूर्ण भौतिक भूगोल की दृष्टि से, भू आकृतिक विज्ञान की दृष्टि से भी प्रोफेसर वैगनर का यह सिद्धांत एक आधार बनकर हम सब लोगों के सामने नई दिशा प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हुआ। तो अत्यधिक यह महत्वपूर्ण विषय है जिसकी जानकारी मैंने आपको दी विभिन्न मानचित्रों, चित्रों के माध्यम से, और इसमें जो दिए गए आरेख है, जो डायग्राम्स हैं, उनको हमें ध्यान से देखना है और अपने परीक्षा के विवरण में यदि वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करिए, यह प्रश्न आता है तो आपको ध्यान में रखना है, पुस्तक का सहारा लेते हुए इस प्रकार के जो डायग्राम्स हैं, जो चित्र हैं, उनको बनाते हुए यह अपना जो है सिद्धांत का कार्य पूर्ण करना है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।